नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने विज्ञान विषय के कक्षा 10 के पाठ 14 के ऊर्जा के स्रोत को थोड़ा सा देखा था और जानकारी ली थी कि कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत स्रोत के बारे में हम और जानकारी ले रहे थे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि अब सौर ऊर्जा के बारे में हम क्या जानेंगे। बच्चों, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हम सोलर कुकर, सोलर सेल, इसके अलावा और भी बहुत सारी सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले यंत्र को बना रहे हैं, जिससे कि हम उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, क्योंकि सूर्य 5 करोड़ साल से ऊर्जा देता आ रहा है और आगे भी 5 करोड़ साल तक ऊर्जा देता रहेगा। इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है और बहुत कम ही हमारे पास जो भी इसकी विकिरण निकलती है उसका आधा भाग वायुमंडल में ही अवशोषित हो जा रहा है और बहुत कम भाग जो है वो पृथ्वी तक हमारे पास पहुंचता है। तो क्यों ना जितना हमारे पास पहुंच रहा है उसी को हम इकट्ठा करके इस तरह से उपयोग में लाएं कि वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बन सके। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सोलर कुकर दिया हुआ है उसमें एक दर्पण बना हुआ रहता है। वो दर्पण क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो भी ऊर्जा होती है उसको एक जगह पर फोकसित कर देता है और जब वो फोकसित करता है उसके अंदर एक काली परत बनी हुई रहती है। ये काली परत जो होती है वो सूर्य की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा अवशोषित करती है। ये अवशोषण ब्लैक बॉडी इसको बोलते हैं। ब्लैक बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का अवशोषण करती है। तो ये ब्लैक बॉडी जितनी ज़्यादा काली रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सोलर कुकर में इसीलिए नीचे की तरफ एक काली परत दी हुई रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की विकिरणों को अवशोषित करेगा और दर्पण जो है वो विकिरणों को फोकसित करता है। तो हम उसमें जो भी बर्तन रख के खाना बनाने का प्रयास करते हैं वो अच्छे से सौर ऊर्जा से ही पक जाता है। इसके अलावा सोलर पैनल का भी उपयोग किया जाता है। अब अभी के समय में आप देखते हैं कि सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लेके आई हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल को अपने घरों में, अपने व्यवसाय में उपयोग में लाएं, जिससे कि हमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होती रहे और हम ये तापीय ऊर्जा और जलीय संयंत्र से ऊर्जा लेना कम कर सकें, जिससे कि इनका भी इतना ज़्यादा उपयोग नहीं हो और इन संसाधनों का क्षरण ना हो। पर ये जो सोलर पैनल जो होता है इसकी कुछ सीमा है। सीमा ये है बच्चों कि ये इसमें सिल्वर लाइन, ये सिलिका से बनता है। सिलिका तो बहुत मात्रा में है पृथ्वी पर, परंतु ये जिस सिलिका से ये सोलर पैनल बनता है वो सिलिका उतनी बहुतायत मात्रा में नहीं मिलती है, वो कम है। इसके अलावा चांदी की लाइन इसमें बनी हुई रहती है। वो चांदी की लाइन के कारण इस सोलर पैनल का मूल्य बहुत ही अधिक होता है, जो आम जनता खरीदने से कतराती है। सरकार ने तो जगह जगह सोलर पैनल लगा दिए हैं, विकसित कर दिए हैं। जितने भी सरकारी भवन हैं उनके ऊपर में सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसके अलावा आप ये सड़कों पे देखेंगे कि जो भी लाइट्स लगी हुई रहती हैं उनके ऊपर भी सोलर पैनल। तो वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर भी ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी जो है वो सूर्य की विकिरणों को अवशोषित कर रही है और जब शाम होती है वहीं सौर ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। लेकिन ये इतना ज़्यादा इनका मूल्य है कि लोग खरीदने से कतराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसकी सीमा बनी हुई है, इसको सभी कोई उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। समुद्रों से ऊर्जा। समुद्रों से ऊर्जा पहली है ज्वारीय ऊर्जा। घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता व गिरता रहता है।
यदि आप समुद्र के निकट रहते हैं अथवा कभी समुद्र के निकट किसी स्थान पर जाते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप यह प्रेक्षण कर सके कि समुद्र में जल का स्तर दिन में किस प्रकार परिवर्तित होता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर के बढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। तो बच्चों, होता क्या है? पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता व गिरता है। आप लोग जानते हैं कि समुद्र के पास जब हम जाते हैं तो कुछ लहरें उठती हैं। एक कुछ साल पहले की बात है जब सुनामी आया था। सुनामी क्या था? सुनामी वही लहरें थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ऊंची थी, इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा नुकसान उसने किया। समुद्र तट पे जितने भी घर व्यवसाय वो सब बसे हुए थे, सबको तोड़ फोड़ दिया। तो ये किस कारण होता है? ये होता है चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। तो ये गुरुत्वीय खिंचाव जब चंद्रमा अपनी ओर करता है तो उन्हीं लहरों का कद बहुत बड़ा हो जाता है। तो यदि हम इस चीज़ को एक अच्छे उपयोग के लिए ले ले तो ये हमारे बहुत काम आएगा। तो आप समुद्र के निकट रहते हैं अथवा कभी समुद्र के निकट किसी स्थान पर जाते हैं तो ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि समुद्र में जल का स्तर दिन में कैसा होता है और रात में कैसा होता है। दिन में तो चंद्रमा नहीं है, लेकिन रात में रहता है। तो रात में जब चंद्रमा है तो आप जब उसके समुद्र के पास जाइएगा तो आप आवाज़ सुनिएगा तो बहुत ही भयावह आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से ज्वार भाटे ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर के बढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा मिलती है। तो समुद्र के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं वहाँ पर किसी संकीर्ण क्षेत्र में बांध कर एक निर्माण किया जाता है जिससे उस ज्वारीय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में या अन्य किसी ऊर्जा में बदल सकें। परंतु ये संभव नहीं है कि ये समुद्र का ज्वारीय ऊर्जा जो है उसका हम उपयोग और जगहों पे कर सकें, क्योंकि सभी जगह भारत में या कहीं और भी सभी जगह समुद्र तट के बगल में नहीं बसी हुई हैं। तरंग ऊर्जा। इसी प्रकार समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से ट्रैप किया जा सकता है। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगे उत्पन्न करती हैं। तरंग ऊर्जा का वहाँ पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहाँ तरंगे अत्यंत प्रबल हों। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विविध युक्तियां विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग किया जा सके। तो बच्चों, ये तरंग ऊर्जा जो है वो भी समुद्र के पास ही संभव है। समुद्र तट के निकट ही विशाल तरंग में गतिज ऊर्जा होती है। जो गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा को किसी तरह से ट्रैप किया, मतलब कैद करके हम उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की कई ऐसी युक्तियां निकाल चुके हैं हम, मतलब वैज्ञानिक निकाल चुके हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसको व्यवहारिक उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारी सीमाएं हैं। फिर से वही बात कि जो जगह समुद्र तट के पास में नहीं है वो इसका उपभोग नहीं कर सकती हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। OTEC यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है।
इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है। महासागरों की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। तो बच्चों, महासागर आप जानते हैं, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है। तो भारत के आसपास तो हिंद महासागर है, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी है तथा अरब महासागर है। तो वो जो महासागर हैं उनसे हम किस प्रकार से ऊर्जा ले सकते हैं वो OTEC में बताया जाता है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट में। मतलब वहाँ से जो तापीय ऊर्जा आ रही है, महासागरों से जो तापीय ऊर्जा आ रही है, उसको हम विद्युत ऊर्जा में किस तरह से परिवर्तित करेंगे, ये ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट करता है। कैसे करता है? OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब समुद्र के तल पे या महासागरों के तल पे जो तापमान रहेगा उस तापमान में और उसके 2 किलोमीटर अंदर जो परत है उस तापमान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रव को वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन में घुमाती है। महासागरों की गहराई से ठंडे जल को पंप से खींचकर वाष्पन के द्वारा ठंडा करके फिर से द्रवों में संघनित किया जाता है। इस तरह से महासागरीय तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा मतलब अभी तक तो हमने देखा कि हम समुद्र से या महासागर से किस तरह से तापीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि भूमि में भी कुछ तापीय ऊर्जा है। उस भूतापीय ऊर्जा का हम उपयोग कैसे करेंगे? भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटों में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल देती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाता है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है, जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र है जहां व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यावहारिक है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि भूतापीय ऊर्जा जो भी भूमि का तापमान है, अंदर का, भूमि के अंदर का तापमान है, वो जब ऊपर की ओर उठता है, वो बाहर आता है, तो जब जल उसके ऊपर पड़ेगा तो वो वाष्प में बदल जाता है। और ये भाप जो है कभी कभी तो बाहर निकल जाती है, तब तो हम उसका उपयोग आसानी से टरबाइन को घुमाने में कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये भाप जो है चट्टानों के बीच में फंस कर रह जाती है। जब ये फंस कर रह जाती है तो इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत बहुत अधिक नहीं है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह करना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत कम क्षेत्र में ऐसा संभव है और जहां व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक है। भारत में तो नहीं, परंतु न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे कई सारे भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, इससे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित होंगे। इसके बारे में काफ़ी सारा समाचार पत्रों से हम लोग को सुनने को मिलता है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है?
नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यक्तिगत उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ ही अधिक होता है। तो बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो बहुत भारी परमाणु होते हैं, भारी परमाणु यानी कि उनका परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो बहुत अधिक होगा। तो उसमें कौन कौन से परमाणु आते हैं? यूरेनियम आता है, प्लूटोनियम आता है, थोरियम आता है। तो इनको जब हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब बमबारी कराना, जब बहुत पहले जब न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ हुआ था, उसका उपयोग हुआ था किस में? हिरोशिमा और नागासाकी में। तो आपने उसका प्रभाव अभी तक देखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब वहाँ पे बम गिरा तो उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा था कि आगे आने वाली पीढ़ी, मतलब बाद में जिन पीढ़ियों ने जन्म लिया, वो भी आज के दिन में विकलांग ही जन्म लेती हैं। तो सोचिए कि उसका कितना ज़्यादा प्रभाव है इस नाभिकीय ऊर्जा का। तो इसको कैसे उपयोग में लाते हैं? उसको बमबारी कराकर नाभिकीय, छोटे नाभिकियों में तोड़ा जा सकता है, पर क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक है, इस वजह से इसका उपयोग कम से कम किया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल रूप से ऊर्जा मुक्त होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यक्तिगत उत्पादों के द्रव्यमान के योग से कुछ ही अधिक होता है। उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, लेकिन इसका अभी तक ऐसा कोई उपयोग नहीं सामने आया है जो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो। हाँ, नुकसानदायक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसका उपयोग कम से कम किया जाता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में करोड़ गुनी अधिक है। आप देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो करोड़ गुनी अधिक है। यानी कार्बन और यूरेनियम के परमाणु विखंडन का जब हम तुलना करते हैं तो उसकी ऊर्जा करोड़ गुना अधिक निकल रही है। तो कार्बन का तो इस्तेमाल हम हमेशा करते रहते हैं, पॉलीथीन में और ईंधन में, हर चीज़ में हमको कार्बन व्याप्त मिलता है, परंतु क्या यूरेनियम मिलता है? नहीं, क्योंकि यूरेनियम कार्बन की तुलना में उसकी जो ऊर्जा होगी वो करोड़ गुना अधिक होगी। विद्युत उत्पादन के लिए डिज़ाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं, जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आइए हम ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में अंतर देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन गैर परंपरागत स्रोत का क्या होता है? उनका उपयोग पिछले कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जल विद्युत को छोड़कर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत गैर नवीकरणीय होते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय होते हैं, मतलब उनको फिर से हम उत्पन्न कर सकते हैं। इन स्रोतों के उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। किन स्रोतों के? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के प्रयोग से पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कोयला, खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, धन, जल, विद्युत आदि आते हैं। लेकिन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में क्या क्या आते हैं? इसमें पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि आते हैं। तो हमने देखा कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जबकि गैर परंपरागत स्रोत से नुकसान नहीं पहुंच रहा है।
और यहाँ तक कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो नवीकरणीय नहीं होते हैं, मतलब हम उनको आसानी से वापस नहीं ला सकते हैं। जब एक बार उनका क्षरण हुआ तो कई करोड़ों साल लग जाते हैं उनको वापस आने में। लेकिन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को हम देखेंगे कि वो जैसे जैसे ऊर्जा खत्म होती है नई ऊर्जा का उत्पादन हम आसानी से कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण विषयक सरोकार, इसका मतलब है कि हम पर्यावरण के लिए इस ऊर्जा को किस तरह से इको फ्रेंडली बनाते हैं, मतलब उसके सहायक बनेंगे या फिर उसके लिए दमनात्मक बनेंगे। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का दोहन पर्यावरण में किसी न किसी रूप में विक्षोभ उत्पन्न करता है। किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं तो वह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता होनी चाहिए, ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता होनी चाहिए, ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने से पर्यावरण को हानि नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी ऊर्जा कौन सी होती है बच्चों? अच्छी ऊर्जा वही होती है जो सरलता से मिल जाए। मितव्ययता मतलब कम से कम खर्च में मिल जाए। प्रौद्योगिकी उपलब्धता मतलब हम उसका इंडस्ट्रीज में भी उपयोग कर सके या प्रौद्योगिकी की मदद से हम उसकी दक्षता और क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा सकें। उस ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने से पर्यावरण को हानि नहीं होनी चाहिए। जो भी ऊर्जा हम चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा बनी रहे उसमें ये सारे गुण होने ही चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? हमने पहले यह देख लिया है कि हम अधिक समय तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। इस प्रकार के स्रोतों को जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे उन्हें ऊर्जा के समाप्य स्रोत अथवा अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम लकड़ी जलाने में उपयोग होने वाले वृक्षों को प्रतिस्थापित करके जैव मात्रा का प्रबंधन उचित प्रकार से करें तो हम किसी निश्चित दर पर ऊर्जा की नियत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जन्म हो सकता है उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो बच्चों, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत का आपको पता चल चुका है। अब हमको करना क्या है कि जो अनवीकरणीय स्रोत हैं, जो हमारे पास धन के रूप में है, हमको उसको बचा के चलना है। क्योंकि हमने तो उपयोग कर लिया, लेकिन हो सकता है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को ये देखने को ना मिले। हो सके तो हम इसका उपयोग कम से कम करें ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उसको देख सके। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका संरक्षण करना चाहिए। उसका उपयोग इस प्रकार से करें कि हानि भी ना हो और वो ख़त्म भी ना हो। और ये भी हम लोग को देखना चाहिए कि जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, क्योंकि अनवीकरणीय स्रोत पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है और ये आगे आके ख़त्म भी हो जाएंगे। तो नवीकरणीय स्रोत सबसे अच्छा उपाय है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। उम्मीद है आप बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी मन में दुविधा है तो आप अपने शिक्षकों से पूछें और आगे आने वाली कक्षा में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।